सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी भी तरीके की बिजनेस में सबसे पहली जो एंट्री होती है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कैपिटल का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो समझ में आए, अकाउंटिंग समझ में आए। किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप पार्टनरशिप में बात करें, चाहे प्रोप्राइटरशिप में बात करें, चाहे कंपनी में बात करें, ट्रस्ट में बात करें या कोऑपरेटिव सोसाइटी में बात करें, हर पहलू से मैं आपको कैपिटल को आज दिखाने वाला हूँ। देखिए, जब हम सबसे पहले अकाउंटिंग की शुरुआत करते हैं और जब हमें एंट्रियां बनाना सिखाया जाता है तो जो सबसे पहली एंट्री हमें सिखाई जाती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में पूंजी लगाने की एंट्री, कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री आपने बहुत देखी होगी और साथ ही साथ में आपने साथ में ये भी देखा होगा कि जब आप वापस कैपिटल को विड्रॉ करते हैं अपने यूज के लिए तो आपने ये एंट्री भी आपको सिखाई होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये दो एंट्रियां बड़ी पॉपुलर एंट्रियां होती है, लेकिन आप जब डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी की बात करते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, कंपनी में अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, ट्रस्ट में अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। तो मैं आज सारी प्रकार की इन एंटिटीज के अंदर कैपिटल की सारी ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं हम कैपिटल इन द बिजनेस। क्या होता है पूंजी साहब? पूंजी होता है कि किसी भी बिजनेस का ओनर जब उस बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है। आज जैसे कॉमर्स हब है, अरुण शर्मा उसका ओनर है, अरुण शर्मा ने कॉमर्स हब में कुछ भी पैसा लगाया तो वो कैपिटल इंट्रोडक्शन कहलाएगा, कैपिटल लगाना कहलाएगा, पूंजी लगाना कहलाएगा। और जब बिजनेस से वापस अगर पैसा आप निकाल रहे हो, स्विच इन कर रहे हो, ड्रॉइंग कर रहे हो, तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं बेसिकली, या कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। ओके, सो पहले हम सारे डिफरेंसेस को यहाँ पर देख लेते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, नियम क्या क्या है, और फिर हम इनकी प्रैक्टिकल पार्ट जो एंट्री वाला पार्ट है उस पर बातें करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ टेबल बना रखी है जिस पे मैं थोड़ा बात कर लूँ। मैंने सबसे पहला कॉलम बनाया एंटिटी, तो मैंने यहाँ पर 5 तरीके की एंटिटी लिखी है। एंटिटी का मतलब बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? एकल स्वामित्व, जहां पर एक ही ऑनर है। सिंगल ऑनरशिप फर्म को हम प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप और एलएलपी क्या होती है? आप सब जानते हैं, साझेदारी, जहां पर मल्टीपल ऑनर्स होते हैं, लोगों ने आपस में ग्रुप बना के बिजनेस कर रहे होते हैं, वो पार्टनरशिप्स कहलाती है। कंपनी भी एक तरीके की साझेदारी होती है, लेकिन कंपनी में बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं, तो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी को कैपिटल देते हैं। तो ऐसे केस में कंपनी एक अलग एंटिटी हो जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन आरओसी के अंतर्गत होता है। ट्रस्ट एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, तो ट्रस्ट की अकाउंटिंग भी थोड़ी अलग होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो आपकी, आप ये मान के चलिए कि वो भी आपकी ट्रस्ट की तरह ही काम करती है, बस लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। याद रखिएगा, इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो इन सब का अकाउंटिंग का जो करने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले एंटिटी, ये 5 एंटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, प्रोपराइटर कभी भी बिजनेस, प्रोपराइटर कौन होता है? एक सिंगल ओनर। तो जब वो किसी भी, जब वो बिजनेस में पैसा लाएगा, कोई कैश लाएगा, या आजकल कैश नहीं होता, आजकल बैंक के जरिए हम इन्वेस्ट करते हैं, या बिजनेस में कोई भी एसेट्स अगर इंट्रोड्यूस की है, किसने? बाय ऑनर। ऑनर, एक ही ऑनर है इसमें, तो ऑनर ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल इंट्रोडक्शन कहलाएगा, याद रखिएगा। पार्टनरशिप में क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी, 4 पार्टनर है, चारों ने मिलकर बिजनेस किया, तो वो पार्टनर्स जो भी कैपिटल लेके आएंगे, पार्टनर्स जो भी पैसा देंगे। देखिए, कोई भी चीज जब पार्टनरशिप में करते हो तो हर व्यक्ति कॉन्ट्रीब्यूशन देता है कि भाई 50,000 मेरे, 50,000 तेरे, 50,000 तेरे, तो वो सारे मिलके दे रहे हैं। तो पार्टनर जब भी बिजनेस में कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में पैसा लगाएंगे तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। कंपनी में हमेशा शेयर कैपिटल होती है। कंपनी में आप पब्लिकली शेयर इश्यू करते हो, वो पब्लिक जब आपको पैसा देती है तो वो शेयर कैपिटल होती है, तो वो शेयर्स इश्यू करने से आती है। नाम तो सुना ही होगा आपने। कंपनी क्या करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर इश्यू करती है अपनी कैपिटल अरेंजमेंट के लिए। ट्रस्ट जो होती है
वो हमेशा ट्रस्ट में होता है कॉर्पस फंड। याद रखिएगा, ट्रस्टी लोग जो होते हैं या ट्रस्ट के पास जब भी कैपिटल के रूप में पैसा आता है तो वो ट्रस्टी लोग जो देते हैं वो कॉर्पस फंड होता है या फिर ट्रस्ट डोनेशन के रूप में पैसा कलेक्ट करती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक तरह से शेयर कैपिटल ही होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी शेयर कैपिटल वर्ड में यूज कर रहा हूँ। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्रीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है, याद रखिएगा। अपन बहुत डिटेल में एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक एंटिटी वाइज अभी बातें करने वाले हैं। सारी एंट्रीज में आपको बताऊंगा, हर एक केस बताऊंगा, कैपिटल लगाना, विड्रॉ करना, ड्राइंग करना, प्रॉफिट बांटना और किसी प्रकार के कोई बेनिफिट्स हैं जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहे हैं तो उनकी क्या ट्रांजेक्शन होगी, कोई एडजस्टमेंट है आपस में, जब मेंबर्स आपस में अपना हिस्सा दूसरे को बेच देते तो वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है, कोई मेंबर आपका रिटायर हो रहा है, कोई डिलीट करना आपको, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली आप बुक्स में कैसे करोगे, इसको हम लोग इस बुक्स में सीखने वाले हैं। अब ये कैपिटल इंट्रोडक्शन हो गया। अब तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है कैपिटल निकालना, विड्रॉ करना या ड्राइंग करना। तो याद रखिएगा, प्रोप्राइटरशिप में तो ये एक ओनर है तो वो तो किससे पूछेगा। देखो, आप अकेले हो डिसीजन मेकर, आपको किसी से पूछना नहीं, आप अकेले ओनर हो, तो वो तो जब मर्जी आए तो पैसा लगाएगा, जब मर्जी आए तो पैसा निकाल लेगा। तो प्रोप्राइटरशिप में अलाउड है ड्राइंग, ठीक है, वहां पर तो आप ड्राइंग कर सकते हो। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, वापस से बिजनेस से पैसा निकाल लेना। पार्टनरशिप में पार्टनर्स अगर आपस में, देखिए पार्टनर्स में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर्स अगर चाहें तो ड्राइंग्स को अलाउ कर सकते हैं, अगर पार्टनर्स चाहें तो ड्राइंग्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चार जने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। कंपनी के केस में कभी ड्राइंग नहीं हो सकती, शेयर होल्डर कभी ड्रॉ नहीं कर सकता पैसा। आज जैसे मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रिलायंस के बैंक अकाउंट से अपना हिस्सा निकाल लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ड्राइंग्स अलाउड नहीं होती है। बस हाँ, कंपनी अगर चाहे तो वो अपने शेयर्स मार्केट से, ओपन मार्केट से बाई बैक कर सकती है। बाई बैक का मतलब होता है वापस खरीद लेना, याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट के केस में क्या होता है, ट्रस्टीज भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्ट एक अलग एंटिटी होती है। ट्रस्टीज सिर्फ उसको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ट्रस्टी लोग भी आप ड्राइंग्स नहीं कर सकते, ध्यान देना, उनका पैसा नहीं है कि वो ड्राइंग कर ले, ठीक है। तो ये, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ड्राइंग्स नहीं होती, याद रखिएगा, नो ड्राइंग्स। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी अगर जो मेंबर्स हैं वो ड्राइंग्स नहीं कर सकते, वो ज़्यादा अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, या जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तब वो अपनी कैपिटल का हिस्सा वापस ले सकते हैं। ड्राइंग नहीं कर सकते। ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है बताओ। सोचो, आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में हो, चार जने पार्टनर हो, अब आपको अपने परिवार को चलाने के लिए महीने का 30,000 रुपए का खर्चा चाहिए। तो आपने बाकी के पार्टनर को बोला है कि यार हर महीने कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं मेरा 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 घर कैसे चलाऊंगा। तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जिसमें ये लिखा है कि हर पार्टनर महीने का 30,000 लेगा, तो वो ड्राइंग है। तो ड्राइंग कहाँ मुमकिन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में मुमकिन है, पार्टनरशिप फर्म में मुमकिन है, कंपनी में ड्राइंग नहीं होती, ट्रस्ट में ड्राइंग नहीं होती और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ड्राइंग नहीं होती, ध्यान देना। अगर आप इनके मेंबर्स हैं तो ड्राइंग नहीं होगी। इनमें आप सब में इन पूरा या तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जिसे डिविडेंड कहते हैं, वो साल के एंड में मिलेगा, वो भी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी तो। कई सारी कंपनियां डिविडेंड भी नहीं देती अपने शेयर होल्डर को, तो फिर आप शेयर होल्डर बने क्यों रहोगे, डिविडेंड नहीं मिल रहा तो आप अपने शेयर्स की ग्रोथ देखोगे वहां पर। तो ग्रोथ के लिए हम उस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने मान लो एमआरएफ कंपनी के शेयर खरीदे थे जब 15,000 रुपए में चल रहे थे, आज वो शेयर मान लो 1,20,000 रुपए पे चल रहे हैं, मार्केट वैल्यू उसकी 1,20 हो गई। तो अगर मैं बना रहा उस कंपनी के साथ, मैं क्यों बना रहा कई सालों तक, जबकि उस कंपनी ने मुझे कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया, मतलब लाभ नहीं दिया, फिर भी मैं बना रहा तो मुझे वो बेनिफिट किस रूप में हुआ। देखिए, हम किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर या शेयर कैपिटल लगाते हैं तो हमारे पीछे हमारा दो उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। तो आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कर रहे थे, आप ग्रोथ सोच रहे थे कि यार कंपनी का शेयर डे बाय डे मार्केट वैल्यू क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, तो मैं कल को बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम वहां ग्रोथ देख रहे हैं, रेगुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं देख रहे हैं। डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी फिर भी आप उसके साथ खड़े हो, तो आप ग्रोथ सोच रहे हो बेसिकली। तो इन तीनों केसेस में आपको ड्राइंग्स अलाउड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
प्रॉफिट शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग में हमेशा ध्यान देना, प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनर जो होता है, प्रोप्राइटर जिसे हम कहते हैं, अकेला ओनर, वो पूरा पूरा फायदा उसी का होता है। अगर कंपनी ने, अगर मान लो कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में 50 लाख का फायदा हुआ तो 50 का 85 लाख पर अधिकार किसका है? ओनर का, अकेले बंदे का, है ना। जबकि जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है, उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है, P&L शेयरिंग रेशियो होता है, जो वो लोग डिसाइड करते हैं। अगर नहीं डिसाइडेड तो आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे, राइट। तो उस केस में वो प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। या फिर उन्होंने आपस में कोई रेशियो खुद ने तय कर रखा है, 4/3/2, 5/3/1, तो वो उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। और कंपनी के केस में हमेशा प्रॉफिट बढ़ता है किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। किस रूप में? डिविडेंड। अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने शेयर होल्डर के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बांटना चाहती तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए मजबूर भी नहीं है, नहीं भी करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट के केस में, अगर ट्रस्ट ने कोई कमाई की, कोई किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कमाई की, तो उसे कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। तो जो सरप्लस होता है वो गोस टू जनरल फंड। ये एक फंड बना लेते हैं या कोई स्पेसिफिक फंड बना लेते हैं, उसमें चला जाता है। तो ट्रस्टी लोग उस प्रॉफिट को नहीं निकाल सकते। उस प्रॉफिट पे पूरा अधिकार किसका है? ट्रस्ट का, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वो बेसिकली कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आप या कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर भी है तो आप उसमें, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरल फंड में या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, प्रॉफिट गोज टू जनरल रिजर्व। ओके। और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ स्पेशल नोट्स की, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो कभी भी ध्यान देना, जैसे प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल यानी प्रोप्राइटर एंड बिजनेस अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। तो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, मान लो आपका राम किराना स्टोर करके एक दुकान है और आप रामलाल हैं और आपने वो दुकान, अपना बिजनेस खोला है किराना व्यापार के लिए, तो रामलाल और राम किराना स्टोर दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही माने जाएंगे। लॉ की दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से, इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा, दोनों एक ही है। जीएसटी के दृष्टिकोण से एक ही है। रामलाल का अलग अस्तित्व नहीं है और राम किराना स्टोर का भी अलग अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल है। रामलाल का जो बैंक अकाउंट होगा उसमें जो पैसा आएगा और राम किराना स्टोर के बैंक अकाउंट में भी जो पैसा आएगा, उसको एक्यूमुलेटेड करके देखा जाएगा कि रामलाल ने कितना कमाया, बेसिकली। सो पर्सनल और बिजनेस सेपरेट सेपरेट नहीं होते। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में हमेशा ध्यान देना, पार्टनर्स और पार्टनरशिप का अस्तित्व अलग अलग होता है। और अगर पार्टनर्स ने कैपिटल अलग अलग रेशियो में लगा रखी तो हो सकता है उनके बीच में ये भी निर्धारित हो कि कैपिटल पर क्या दिया जाए, ब्याज दिया जाए। और उन्होंने आपस में अगर एग्रीमेंट कर रखा पार्टनरशिप डीड में, ये भी लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स भी की जा सकती है या ड्राइंग पर भी ब्याज का प्रोविजन एप्लीकेबल किया जाए। या कोई पार्टनर अगर एक्सेस मनी देना चाहे लोन के रूप में तो लोन के रूप में भी दे सकता है, उस पर भी उसको ब्याज मिलेगा। या पार्टनर कोई वर्किंग कर रहा है, कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, तो उस केस में सैलरी या रेमुनरेशन के प्रोविजंस भी लगाए जा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ये सारी चीजें फर्म में बनने वाली पार्टनरशिप डीड में लिखित में मेंशन होती है और उसी के आधार पर फर्म एक्ट करती है। बट आपको ये ध्यान रखना है, पार्टनर्स अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। अब आप सोचिए, जैसे मैं अरुण हूं, मेरा खुद का बिजनेस भी है, पर्सनली मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस से कमाता हूं साल के, ठीक है। तो मेरा 1 करोड़ रुपया ये टैक्सेबल है मेरे हाथ में, मेरा पैन नंबर अलग है। लेकिन मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हूँ, वहां से मुझे 50 लाख रुपए प्रॉफिट के रूप में हिस्सा मिला, तो वो भी मेरी इनकम है 50 लाख रुपए जो मुझे मिला। लेकिन वो 50 लाख में मुझे दोबारा टैक्स नहीं देना है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स कौन दे चुकी है? पार्टनरशिप फर्म दे चुकी है। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, आपका अस्तित्व, आपका पैन नंबर बिल्कुल अलग होगा। पार्टनरशिप फर्म और उसका पैन नंबर बिल्कुल अलग होगा। पार्टनरशिप में जो पैसा कमाओगे उसको पार्टनरशिप टैक्स देगी
और आप पर्सनली जो पैसा कमाओगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको अपना रिटर्न अलग भरना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को अपना रिटर्न अलग भरना पड़ेगा, और फर्म से हुआ मुनाफा जो आपको मिलेगा वो दोबारा आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ध्यान देना। कंपनी रजिस्टर्ड होती है आरओसी के अंतर्गत, उसका अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है। तो आपका पर्सनल और कंपनी का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। दैट कंपनी इज अ टोटली सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका अस्तित्व ही अलग होता है, उसके भी रिटर्न्स आपको अलग भरने पड़ेंगे, उसकी भी इनकम आपकी अलग जाएगी, उस पर भी आपका टैक्स अलग जाएगा, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे अभी आपने अपन पार्टनरशिप पर डिस्कस किया। ओके, और अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो याद रखिएगा, ट्रस्ट में जो पैसा आता है, ट्रस्ट का भी ट्रस्टियों से बिल्कुल सेपरेट अस्तित्व होता है। ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट का रहता है, ट्रस्ट चाहे जहां पर उस पैसे को क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है, ट्रस्ट चाहे जहां पर उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है। ट्रस्ट अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज से कोई फंड भी बनाती है और उस फंड में भी अपना जो रेगुलर सरप्लस है उसको ट्रांसफर करती है तो वो ट्रस्ट कर सकती है। ट्रस्टी और ट्रस्ट आर सेपरेट सेपरेट पर्सन। सेम टू सेम हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई वास्ता नहीं होता, वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमने सारी जो चीजें डिस्कस की है, अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग पार्ट पे। हमारा जो टॉपिक है आज का कि कैपिटल बिजनेस में लगाने की अकाउंटिंग कैसे करोगे। सबसे पहले मैं अब बात करने वाला हूं सबसे पहली तरीके की एंटिटी के ऊपर, वो है आपकी प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आप कैसे अकाउंटिंग करोगे, चलिए देखते हैं पहला केस हमारा। प्रोप्राइटरशिप हमारा पहला केस है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले केस नंबर 1। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप कैपिटल से संबंधित ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे। प्रोप्राइटरशिप का मतलब अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, सिंगल ओनर बिजनेस, अकेले स्वामी हो। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि आपका और बिजनेस का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, दोनों क्या है, सेम माने जाएंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप में ओनर होता है एक, सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनरशिप फर्म भी कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, इसकी जो सबसे पहली एंट्री है कि जैसे मान लो अमित नाम का कोई व्यक्ति है, अमित ने अपने व्यापार के लिए अमित ने व्यापार में, बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसकी क्या एंट्री होगी। प्रोप्राइटरशिप में जब भी आप पैसा लगाओगे तो आपकी एंट्री होगी कि आपने पैसा कैसे लगाया, कैश के रूप में लगाया या बैंक के रूप में लगाया, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू कैपिटल वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ। यहाँ पर हम अमित का नाम तक नहीं लिखेंगे, बताओ क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसने लगाया होगा, एक ही ऑनर है तो किसने लगाया होगा, अमित ने लगाया होगा। तो ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग आपकी कुछ इस तरीके से चलेगी। अच्छा, दूसरी इसमें अगर हम बात करें कि अगर जैसे ये तो हो गया कैपिटल इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री, ठीक है। ये पहली एंट्री आपकी किस, कैपिटल इंट्रोडक्शन। जब भी आप बिजनेस में कैपिटल लगाओगे और अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का बिजनेस देख रहे हो तो आपकी एंट्री कुछ इस प्रकार की होने वाली है। दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल विड्रॉल क्या होता है सर, कैपिटल विड्रॉल का मतलब ये होता है, अब इसमें भी दो चीजें आती है, एक तो कैपिटल विड्रॉल और एक ड्रॉइंग्स। दोनों को मैं थोड़ा अलग अलग ट्रीट करने वाला हूँ। क्यों अलग अलग ट्रीट करने वाला हूँ अभी आपको मैं बताता हूँ। तीसरा लिख देता हूँ यहाँ ड्राइंग। ड्राइंग भी कैपिटल विड्रॉल ही होती है, लेकिन ड्राइंग को हम थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं। तो कहाँ कब मैं ड्राइंग यूज करूंगा, कब मैं कैपिटल विड्रॉल यूज करूंगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बट पहले मैं देखना चाहता हूं कि इन दोनों केसेस में क्या एंट्री होने वाली। जो सेकंड केस आपको दिख रहा है कैपिटल विड्रॉल का, उसमें आपकी एंट्री होने वाली है कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स मान लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू कैश या बैंक 2 लाख रुपए। अब ये कैपिटल विड्रॉल की एंट्री है, जबकि ड्राइंग की एंट्री हम कैसे करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए
टू कैश या बैंक 10,000 रुपए। आप में से कोई बता पाएगा इन दोनों एंट्रियों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों एंट्रियों में क्या ऐसी अलग चीज है जिसकी वजह से आप उसको सर कैपिटल विड्रॉल कह रहे हो और इसको ड्राइंग कह रहे हो? होता दोनों एक ही है, लेकिन दोनों टर्म्स हमने अलग अलग यूज किए हैं, दोनों में लेजर हमने अलग बनाकर यूज किए हैं। जब आपने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा होता है, बड़ा अमाउंट, जैसे आपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रखे कैपिटल के रूप में, 50 में से आपने आधी पूंजी निकाल ली या एक बड़ा अमाउंट निकाल लिया एक झटके में, 5 लाख निकाल लिए, 10 लाख निकाल लिए, 15 लाख निकाल लिए, तो आपने उसी कैपिटल का, उसी पूंजी का एक पूरा पूरा बड़ा हिस्सा विड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉइंग नहीं कहते हैं, इसको हम कैपिटल विड्रॉन कहते हैं, बड़ा हिस्सा। तब हम कैपिटल अकाउंट को रिवर्स मारते हैं। कैपिटल लगाते वक्त हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल निकालते वक्त हम क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल टू बैंक। लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल से एक निश्चित अमाउंट निकाल रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए, मेरा घर खर्च के लिए मुझे 10,000 हर महीने चाहिए, तो मैंने 10,000 बिजनेस से निकालना शुरू किया। मैं अपनी पूरी बड़ी बड़े अमाउंट की पूंजी नहीं निकाल रहा हूँ, बस मेरा रोजमर्रा का खर्चा मैनेज हो जाए, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, वो मैं निकाल रहा हूँ, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग कब यूज करोगे? हालांकि आप ये भी कर लोगे एंट्री, या इसकी रिप्लेसमेंट में ये कर लोगे, या इसके रिप्लेस में वो कर लोगे, अकाउंटिंग पे कोई ज्यादा असर आने वाला नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है, पार्टनर्स अकाउंट बनाना पड़ा है, तो कैपिटल विड्रॉन एक बड़ा हिस्सा निकाल रहे हो, उसको कहा जाता है ड्राइंग। एक रेगुलर इंटरवल पर जो आप विड्रॉ करते हो अमाउंट फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, राइट? सो ये ध्यान रखना आपको। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस से, याद रखिएगा, गुड्स विड्रॉ कर देता है, जैसे समझिए आपकी मोबाइल की दुकान है और आपका बेटा बड़ा जिद कर रहा था, बट पापा मुझे भी मोबाइल दिल चाहिए, तो आपने अपनी दुकान से जो गुड्स था, जो मोबाइल फोन क्या था आप सेल करते हैं, वो निकाल कर आपने अपने बेटे को पकड़ा दिया। तो ये तो क्या हो गया? आपने अपने व्यक्तिगत उपयोग है तो अपने बिजनेस से क्या निकाल लिया? गुड्स निकाल लिया, राइट? तो ऐसे केस में क्या एंट्री आप करोगे? है तो ये भी ड्राइंग है, क्या है ये? ड्राइंग। तो ऐसे केस में आप एंट्री करोगे, जब भी बिजनेस से अगर आप कोई गुड्स निकालते हो तो ड्राइंग अकाउंट ही डेबिट होगा। जैसे मान लो मोबाइल फोन आपका 8,000 का था, तो 8,000 का मोबाइल फोन आपने निकाला बिजनेस से जो कि गुड्स था, तो टू परचेज वर्ड यूज करते हैं हम, क्योंकि आपने उसे खरीदा था तब परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अब आप बेचा ही नहीं है, उससे पहले आपने अपने व्यक्तिगत उपयोग है तो निकाल लिया, तो परचेज को क्रेडिट करते हुए परचेज की वैल्यू में से माइनस कर दो, यानी आपकी जो ग्रॉस परचेज है उसमें से माइनस हो जाएगा, आपकी नेट परचेज 8,000 से कम आएगी। तो सेल नहीं किया, सेल किया होता तो सेल वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर परचेज की जगह, लेकिन सेल नहीं किया, हमने अपने व्यक्तिगत उपयोग है तो निकाल लिया, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं, याद रखिए। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? ये प्रोप्राइटरशिप फर्म में ये सारी एंट्रियां होती है बेसिकली। अच्छा, एक और एंट्री बताता हूं मैं आपको। अब अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म में साल के एंड में प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट आपको आपकी कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, इसे कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल। मान लो साल भर में आपके 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 2 लाख रुपए आपकी कैपिटल में जोड़े जाते हैं, तो ये साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है। और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट की जगह आपको क्या हो, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट की एंट्री, एक अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल। तो दोनों ही केस में आप क्या एंट्री करोगे, ये भी आपको आना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर में किया जाता है सारा काम, आजकल ऑटोमेटिक हो जाती चीजें, टैली वगैरह में ये एंट्री हम मैन्युअली नहीं करते, करनी पड़ती है हालांकि, मैं आपको बता दूं, बट हाँ आपको आनी चाहिए एंट्रीज की। प्रॉफिट के केस में आप क्या एंट्री करोगे, लॉस के केस में क्या एंट्री करोगे, क्योंकि ये कैपिटल में ही जाके जुड़ेगा। तो जैसे हम क्या एंट्री करेंगे इस केस में, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा,
जैसे टैली में पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ आता है लेजर, तो जो भी प्रॉफिट आता है तो हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मान लो 2 लाख रुपए आया तो 2 लाख रुपए से पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है उसको। ये आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में करना पड़ता है एंट्री, 31 मार्च के दिन। और अगर लॉस होता है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मतलब कैपिटल में से उस लॉस को एडजस्ट किया जाता है, तब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। लॉस के केस में ये एंट्री होगी, प्रॉफिट के केस में ऊपर बताई गई एंट्री होगी। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कई बार क्या होता है, आप अपने बिजनेस से कई तरह के बिजनेस के अकाउंट से व्यक्तिगत खर्चे कर लेते हो। जैसे एग्जांपल, आपने अपनी एलआईसी प्रीमियम, जैसे प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बंदा ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम चुकाई साहब, एलआईसी प्रीमियम। अब मुझे बताओ, कॉमर्स हब का क्या संबंध है अरुण कुमार शर्मा की एलआईसी प्रीमियम से? कई बार आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम अपने अकाउंट से पे करते हो, तो हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप कई बार अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करते हो, तो आपके अकाउंट से पैसा जाता है, तो बच्चों की स्कूल फीस आपके अकाउंट से जा रही है साहब। समझ रहे हैं? तो ये सारा आपके बिजनेस से कनेक्टेड तो है नहीं, इनका आपके बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं, इनका आपसे व्यक्तिगत लेना देना है। ये तो आपके पर्सनल चीजें होगी, हुई कि नहीं हुई? एलआईसी प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्कूल फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह, ये सब पर्सनल चीजें होगी। ये ड्राइंग है, क्या है? ड्राइंग। तो ऐसे केस में आप क्या एंट्री करते हो? ऐसे केस में आप एंट्री करते हो, अगर आपने इनका सेपरेट लेजर भी बना रहे हो, तो ये सारे अकाउंट आपके डेबिट हो जाने। जैसे आपने अगर सेपरेट अकाउंट बनाया इनका और इनका मेन ग्रुप ड्राइंग रखा, तो ये सारे अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे। जैसे अगर आप इनके अकाउंट खोलते हो तो ये डेबिट हो जाएंगे, और टू बैंक आपके अकाउंट से पैसा गया। लेकिन एक चीज आपको इन सब केसेस में ध्यान में रखना है, इन सब का अकाउंट कैपिटल होगा। और अगर आप इनका सेपरेटली अकाउंट नहीं खोलते हो, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो। जैसे मान लो मेरी 10,000 रुपए की एलआईसी प्रीमियम गई, मैंने पेमेंट किया, तो मैं एंट्री क्या पास कर लूं? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दूं, या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दूं? आप अलग अकाउंट नहीं खोलते हो तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते हो। बच्चे की स्कूल फीस चुकाई 10,000 रुपए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन में मेंशन कर दो चाइल्ड स्कूल फीस, चाइल्ड ट्यूशन फीस। जो भी व्यक्तिगत खर्चे हैं उनके अलग अकाउंट खोलने से ज्यादा बढ़िया क्या है, ड्राइंग को डेबिट करो और नरेशन में स्पेसिफाई करो कि ये चीज हुई है सर। याद रखिए, ये आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है कौन से बिजनेस में? बताओ। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होती है। अब हम केस नंबर 2 पर बातें करेंगे, ठीक है? केस नंबर 2, पार्टनरशिप फर्म कैसे अकाउंटिंग करती। पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों की अकाउंटिंग आपको सेम टू सेम ही होने वाली। पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में कैपिटल की ट्रांजैक्शन आप कैसे करोगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले पहली एंट्री, जैसे कैपिटल इंट्रोडक्शन, कैपिटल इंट्रोडक्शन मैं डायरेक्ट एंट्री कर देता हूं आपको। साइड में मैं केस लिखता चलता हूं और एंट्री बताता चलता हूं, ठीक है? तो जो सबसे पहली एंट्री होती है कि पार्टनर्स ने पैसा लगाया साहब बिजनेस में, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री क्या करोगे? कैपिटल एक जना तो लगाएगा नहीं, पूंजी कितने लोग लगाएंगे? मिलके लगाएंगे, ठीक है? तो ऐसे केस में आपने अगर पैसा लगा रहे हो तो क्या एंट्री करोगे? जैसे मान लो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल। पहला पार्टनर अरुण है, टू अमित्स कैपिटल।
दूसरा पार्टनर अमित है, टू आरव्स कैपिटल। तीसरा पार्टनर, दो या दो से अधिक पार्टनर्स हो सकते हैं। अब तीनों ने अगर 5-5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, तो आप इन तीनों का सेपरेट सेपरेट कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हुए 15 लाख से आप जहां पैसा जिस भी अकाउंट में आ रहा है बैंक अकाउंट में, उसको डेबिट करेंगे। तो कैपिटल लगाने की एंट्री हमेशा यही होती है पार्टनरशिप में, ठीक है, कैपिटल लगाने। इसके बाद अगर पार्टनर्स में, अब देखिए आगे चल के, जैसे मान लो अगला केस हम बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग बताता हूं यार। तो प्रॉफिट हमेशा एक रेशियो में बढ़ता है ना, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था। और प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ में मान लो प्रॉफिट नहीं होता और क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस कैसे शेयर करेंगे आपस में, ठीक है। ये एंट्रियां भी हम लोग देखते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे शेयर करोगे, लॉस हो रहा है तो कैसे शेयर करोगे। तो यहां पर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की जो एंट्री होने वाली है, याद रखिएगा। प्रॉफिट जब भी आएगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपका अकाउंट बनेगा, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो आपको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ और आप तीनों पार्टनर जो हैं वो इक्वल इक्वल हिस्सेदार हैं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल। 4 लाख अगर इक्वल हिस्सा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, तो फिर वो उस रेशियो में बढ़ेगा प्रॉफिट आपका। अगर इक्वल है तो इक्वल बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जो भी आपके बीच में रेशियो है उसमें आपका कैपिटल अकाउंट तीनों के क्या हो जाने, क्रेडिट हो जाने। ये प्रॉफिट के केस में ये पिक्चर बनने वाली है। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो लॉस के केस में ये रिवर्स पिक्चर बन जाएगी। लॉस के केस में क्या होगा, आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस शेयरिंग जो पीएनएल रेशियो होगा उसमें प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ता है, तो लॉस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो ऐसे केस में आपको लॉस की एंट्री में आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है, जहां पर कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के डेबिट होने वाले हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपका क्रेडिट होने वाला है। जैसे मान लो आपको 1,20,000 का लॉस हुआ, तो आपके बीच में 40,000 बटेगा। ये लॉस शेयरिंग के केस में ये एंट्री होगी। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि हम आपको क्या देंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। ऐसा नॉर्मली तब होता है जब कैपिटल जो लगाई है पार्टनर ने वो अलग अलग रेशियो में लगाई है। किसी ने 10 लाख दिए बिजनेस को, किसी ने 50 लाख दिए, किसी ने बिल्कुल पैसा दिया ही नहीं। तो उस केस में ये प्रोविजन वो लोग बना सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में ये ऑप्शन रख सकते हैं कि ये लोग आपस में कैपिटल पे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो ऐसे केस में ब्याज की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो खर्चा है, पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो फर्म ने इनको इंटरेस्ट देना इनकी कैपिटल पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो भी पार्टनर है, जैसे अरुण्स कैपिटल, मान लो दो ही पार्टनर है और वरुण्स कैपिटल, और अरुण ने 20 लाख लगा रखे हैं, वरुण ने 10 लाख लगा रखे हैं, और दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन डाला हुआ पार्टनरशिप डीड में 10%। तो 20 लाख का 10% 2 लाख होता है और 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसकी कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, 1 लाख का इंटरेस्ट इसकी कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। टोटल मिलाकर फर्म इनको कितना इंटरेस्ट दे रही है, 3 लाख। तो 3 लाख से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसी तरह से ड्रॉइंग पर भी इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कि इन्होंने आपस में ये तय कर रखा है कि या तो कोई बंदा ड्राइंग नहीं करेगा, और अगर ड्राइंग करता है तो फिर उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा, ड्राइंग पर ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में क्या एंट्री होगी,
इनकी कैपिटल में से वो पैसा निकलेगा, ठीक है। जिसने भी ड्राइंग की, मान लो यहां पर श्याम ने ड्राइंग की, तो श्याम्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके ये आपका एक लेजर बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10,000 रुपए का मान लो श्याम को ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ा, तो उसकी कैपिटल 10,000 से कम करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक कर लेगी पार्टनरशिप फर्म अपने लिए इनकम। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, सॉरी एक्सपेंस है। पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं। तो ये जो लेजर आप बनाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे, ये लेजर बनाओगे इसकी इनडायरेक्ट इनकम के रूप में आप ग्रुपिंग करोगे। कई बार ऐसा होता है कि मान लो 4 पार्टनर बन गए, लेकिन 4 में से मेन काम देखने वाले 2 ही पार्टनर है जो रोज बिजनेस में जाके काम संभाल रहे हैं। बाकी 2 पार्टनर एक्टिव नहीं है, वो कभी आते ही नहीं, उन्होंने पैसा लगा दिया, दैट्स इट। जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने बोला कि यार हमने भी तो पैसा लगा रखा है और हम समय भी दे रहे हैं, आप समय नहीं दे रहे हो, तो हमें इसके बदले में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो ऐसे केस में पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स रेमुनरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो अगर फर्म से कोई पार्टनर को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, याद रखिएगा। तो फर्म उसकी एंट्री कैसे करेगा, सैलरी फर्म के लिए तो क्या हो जाने वाली है, एक्सपेंस हो जाने वाला है, ठीक है। सैलरी फर्म के लिए तो एक तरह से, तो जो भी यहां पर याद रखिएगा, अगर पार्टनर्स को सैलरी देना है, ठीक है, तो यहां पर आप पार्टनर सैलरी अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो और टू वो पार्टनर की कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो और वो जाके उसकी कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पार्टनर सैलरी वर्ड यूज कर देता हूं, पार्टनर्स सैलरी डेबिट। मान लो 20,000 रुपए की सैलरी जा रही है सपोज शाम को, तो वो शाम की कैपिटल में जाके जुड़ जाएगी। जिस भी पार्टनर को आप सैलरी दोगे तो ये एंट्री करोगे। अगर मल्टीपल पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो सारे पार्टनर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे उनकी कैपिटल। तो सैलरी जो है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है तो वो पार्टनर की कैपिटल में जाके क्या हो जाएगी, एड हो जाने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें कि अगर कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है, एडमिशन मतलब पार्टनर एडमिशन, यहां पर मैं न्यू पार्टनर लिख देता हूं, नया पार्टनर आया फर्म में, तो क्या एंट्री करोगे भैया, नया आएगा तो भी क्या है, उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, राइट। तो पूंजी लगाएगा वो, तो पूंजी तो लाना ही पड़ेगा उसको, तो वो कैपिटल लेके आएगा, तब जो भी पैसा वो लेके आ रहा है तब आपका कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना है। टू अगर नया है, जैसे मान लो नया नया पार्टनर है विपुल, तो विपुल्स कैपिटल। अब आप समझिए विपुल की क्या, विपुल ने कैपिटल लगानी है 10 लाख की, कितनी, 10 लाख की। आपने बोला कि तुझे 10 की जगह 12 देने पड़ेंगे, 2 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि हम पहले से काम कर रहे हैं, हमने बिजनेस को जमा रखा है। तो ऐसे केस में आप अगर 12 लाख ले रहे हो उससे, तो 2 लाख रुपए किस बात की एक्स्ट्रा ले रहे हो, गुडविल। तो आप यहाँ गुडविल अकाउंट क्रेडिट करोगे। और ये जो गुडविल है, ये गुडविल बाद में क्या होगा, वापस आप बिजनेस में इस जो पैसा एक्स्ट्रा लिया वो तो उन बाकियों का है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर का है। तो ये गुडविल अकाउंट हम डेबिट करते हुए उन पार्टनर्स में बांट देंगे, जैसे अरुण कैपिटल, अमित कैपिटल, और इनके बीच में जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें ये गुडविल का अमाउंट बढ़ जाने वाला है। ये सब आप लोगों को पार्टनरशिप में सिखाया जाता है, लेकिन ये रियल अकाउंटिंग वर्ड में तब आपके काम आता है जब आप रियली इसको अकाउंटिंग में आप अकाउंटेंट बनोगे और काम करोगे, तब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली।
तो ये क्या होता है, जब नया पार्टनर ऐड होता है और वो गुडविल लेके आता है तो गुडविल बढ़ती है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम कह सकते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नए के आने से जिसको भी ज्यादा नुकसान हुआ उसको ज्यादा हिस्सा जाएगा, जिसको कम नुकसान हुआ उसको कम हिस्सा जाएगा। सो ये पार्टनरशिप की बातें हुई है, सारी पार्टनरशिप की एंट्रीज मैंने आपके सामने बताई है। दो तरीके के बिजनेस की बातें हमने की है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अब हम बात करेंगे केस नंबर 3, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पर बातें की। अब बात करते हैं कंपनी। कंपनी की केस में कैपिटल कैसे कैसे आप दिखाओगे, ठीक है? तो अब देखिए, मैं कंपनी के केस में बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी के केस में हमने पढ़ा था अभी ऊपर पहले कि कंपनी में क्या होता है, शेयर कैपिटल होती है। क्या होती है? शेयर कैपिटल। तो जब भी शेयर कैपिटल बिजनेस में आएगी, जब भी आप शेयर इशू करोगे मार्केट से और पैसा आएगा, तब कंपनी ये एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में। हालांकि मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं, इसमें भी आपका, आपने अगर पढ़ा हो कंपनीज अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स, कॉल मनी, ये सारी चीजें होती है। लेकिन माना कि कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया आया शेयर कैपिटल इश्यू करने से, ठीक है? तो ये 1 करोड़ रुपए से कंपनी अल्टीमेटली जो एंट्री होने वाली है वो ये होने वाली है, शेयर इश्यू करने के केस में, शेयर कैपिटल इंट्रोडक्शन। ये हमेशा जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा शेयर कैपिटल से, कंपनी की बुक में अल्टीमेटली एंट्री ये होने वाली है। कुछ पैसा अगर कंपनी को ज्यादा चला जाता है, ज्यादा आ जाता है, जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी को, जब कंपनी कॉल्स करती है तो कंपनी को एडवांस पैसा मिल जाता है, तो उस केस में फिर कॉल्स इन एडवांस कहते हैं उसको, ठीक है? उस केस में कंपनी के लिए जो एडवांस पैसा आया है, कंपनी उसको कैपिटल नहीं दिखाती, क्योंकि उस एडवांस को या तो आगे जाके वो एडजस्ट करेगी या फिर एडवांस को वापस रिफंड करना पड़ता है। तो ऐसे केस में कंपनी उसको सेपरेटली ट्रीट करती है, कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया, मान लो यहाँ पर कंपनी के पास 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो कंपनी इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है? ये एडवांस आगे जाके कैपिटल में एडजस्ट भी हो सकता है और इस एडवांस को आगे जाके रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो आगे जाके दो एंट्रियां पास करनी पड़ सकती है आपको इस एडवांस की, अगर ये एडजस्ट हो कैपिटल में। तो फिर आप क्या एंट्री करोगे? देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हो तो ये एंट्रियां बड़ी ज्यादा ज्यादा होती है। पहले आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, फिर अलॉटमेंट किया, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव किया, फिर कॉल किया, फिर कॉल मनी रिसीव किया। समझ रहे हैं? उसमें भी ये कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो ये वो डिटेलिंग हो गई यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बातें कर रहे हैं। तो अगर ये एडवांस जो है आगे जाके आप कैपिटल से एडजस्ट करते हो, तो फिर ये कॉल्स इन एडवांस आपका डेबिट हो जाना है और टू शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाना, अगर एडजस्ट होता है तो। और अगर आपको इस एडवांस को रिफंड करना पड़ा, तो उस केस में आपकी क्या एंट्री बनेगी? कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक। ये तब पिक्चर बनती है कि क्या पिक्चर बनती है उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनती है। ओके? एक्स्ट्रा पैसा अगर कोई शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया तो वो कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होते हैं साहब? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए,
बोनस दिया, कंपनी ने राइट शेयर इशू किए, या कंपनी ने बाई बैक किए शेयर, वापस अपने ही शेयर ओपन मार्केट से बाई बैक कर लिए, खरीद लिए, वापस से खरीद लिए। तो इस तरीके के जो एडजस्टमेंट होते हैं उसमें कंपनी क्या एंट्री करती है बेसिकली, इस तरीके के एडजस्टमेंट हमेशा जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा होता है कंपनियों के केस में, हमेशा ध्यान देना आप, कंपनियों के केस में क्या होता है, कंपनियों के केस में जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, और जो प्रॉफिट बच जाता है वो प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और वो आगे भविष्य में उसी प्रॉफिट में से कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, उसी प्रॉफिट में से कंपनी राइट शेयर इशू करती है, उसी प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर वापस मार्केट से खरीद लेती है उस जनरल रिजर्व में से, या कंपनी डिविडेंड देती है। तो जनरल रिजर्व उस केस में डेबिट होता है, और टू, जैसे अगर बोनस दे रहे हो तो बोनस, जैसे बोनस दे रहे हो तो बोनस टू शेयर होल्डर, जिस भी रूप में आपने उसको यूज किया याद रखिएगा, ठीक है। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, या आपने जो टू बाई बैक ऑफ शेयर्स, ये आप यहाँ यूज कर सकते हो, राइट शेयर, टू बाई बैक, बाई बैक यहाँ नहीं लेते हैं, बोनस और राइट लेते हैं। बाई बैक ऑफ शेयर तो क्या होता है, कैपिटल विड्रॉ जैसी एंट्री हो जाती है, बाई बैक की एंट्री अलग होगी, मैं यहाँ पर इसको अलग लिख देता हूँ। बोनस और राइट शेयर तो ये अलग हो गया, बाई बैक का कॉन्सेप्ट अलग कर देते हैं अपन। तो जब भी कोई कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से बाई बैक करती है, यानी मार्केट से बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब होता है कि शेयर होल्डर को भुगतान करना और उनसे वापस से शेयर खरीद लेना, ले लेना, तो ये एक तरह से विड्रॉल जैसा हो गया, ड्रॉइंग जैसा हो गया। तो इस केस में एंट्री होती है, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, उल्टा रिवर्स करना पड़ता है आपको, शेयर कैपिटल को कम करना पड़ता है बाई बैक के केस में, और टू आपको उनको चुकाना पड़ता है, तो टू बैंक करना पड़ता है। ये बाई बैक की एंट्री होती है जब भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से बाई बैक करे। एक और एंट्री यहां पर मैं बताने वाला हूं, वो होती है डिविडेंड। जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है, पेमेंट करती है, डिविडेंड का मतलब होता है लाभ, लाभ का हिस्सा, लाभांश, ठीक है। तो डिविडेंड के केस में क्या होता है, पहले कंपनी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से डिक्लेयर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन या जनरल रिजर्व में से वो डिविडेंड डिक्लेयर करती, तब वो क्या करती है, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं इसको। जब भी डिक्लेयर करेगी तब वो ये एंट्री करेगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, और जब उस डिविडेंड को पे करेगी तब प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट या डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक जब पेमेंट किया जाएगा। तो यहां पर आप समझिए, यहाँ कॉम्बो है, ये कॉम्बिनेशन में एंट्री होने वाली, पहले डिक्लेयर करती है, बाद में पे करती है डिविडेंड, ठीक है। डिक्लेयर करने और पे करने के बीच में एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, ये याद रखिएगा। एक एंट्री और बता देता हूं यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति ने कंपनी को लोन दिया, जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर ने लोन दिया या डायरेक्टर ने लोन दिया सपोज, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, डायरेक्टर ने कंपनी को क्या दिया, लोन दिया। जैसे अपने ही मेंबर ने अगर आपको लोन दिया है तो वो लोन अलग ही दिखाना पड़ता है आपको, उसको आप कैपिटल नहीं दिखा सकते, लोन पर तो आपको ब्याज देना पड़ता है, एक निश्चित उसकी एक फिक्स कॉस्ट होती है। तो उस केस में आपके पास पैसा आया तो आप उस लोन को इसी तरह से दिखाएं जिस तरह से आपको मिला है। जैसे यहाँ पर डायरेक्टर्स लोन है तो आप डायरेक्टर लोन दिखा दें, 5 लाख का लोन दिया था आपने, जैसे 5 लाख रुपए से एंट्री पास कर, ये लोन आपकी बुक्स में लॉन्स लाइबिलिटी में खड़ा मिलेगा। ओके, सो ये सारी एंट्रियां कंपनी के केस में होती है, कैपिटल। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की, ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है, रिलीजियस ट्रस्ट हो सकती है। ट्रस्ट में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, याद रखिएगा, ट्रस्ट में
कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता। ट्रस्ट की अकाउंटिंग अलग चलती है, याद रखिएगा। ट्रस्ट में डोनर होता है जो पैसा देता है, ठीक है। तो ट्रस्ट में कॉर्पस फंड होता है, याद रखिएगा। तो जैसे जब भी पैसा कोई डोनर ट्रस्ट को देगा तो ट्रस्ट क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे मान लो मैंने ट्रस्ट को 10 लाख रुपए दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वो कॉर्पस फंड कहलाता है। ये एंट्री होगी आपकी। ट्रस्ट में कभी कैपिटल नहीं होती, क्या होता है, कॉर्पस फंड। जिसने भी ट्रस्ट को पैसा दिया, ट्रस्ट ये एंट्री करेगा। डोनर ने, किसने दिया, डोनर ने पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस फंड। और बाद में ट्रस्ट के पास जब कोई डोनेशन आने लग जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा ट्रस्ट को क्या मिलते हैं, बाहरी संस्थाओं से, कंपनियों से डोनेशन मिलते हैं। तो जब भी डोनेशन ट्रस्ट के पास आएगा तो ट्रस्ट उसकी क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड। डोनेशन के केस में जब कोई स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन नहीं आया तो जनरल फंड, जैसे 5 लाख का किसी ने डोनेशन दिया हमें, तो हम उसको जनरल फंड में डाल देंगे। लेकिन अगर आप किसी ने ट्रस्ट को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए डोनेशन दिया, जैसे स्पेसिफिक पर्पस है डोनेशन का, जैसे मान लो मैंने किसी स्कूल को डोनेशन दिया है कि आप बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाओ, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस फंड या डोनेशन। तो ऐसे केस में आप एग्जैक्टली उसके लिए अलग से पैसा, आप अपनी बुक में उसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे किसी ने आपकी बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर उसका स्पेसिफिक पर्पज है, तो आप यहाँ पर उसका अलग से फंड बना सकते हैं, लाइब्रेरी फंड, 1 लाख रुपए, राइट। और जब आपने उस लाइब्रेरी फंड में से मान लो पैसा यूटिलाइज किया, खर्च किया, बुक्स खरीद के लाए, ठीक है, तो आपने मान लो बुक्स परचेज की उस फंड में से, जो फंड आपको मिला था, और आपने उसको, उस फंड को क्या किया, यूटिलाइज किया, तब आप क्या एंट्री करोगे पता है, आप वो लाइब्रेरी फंड अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि पैसा तो उसमें से गया, ठीक है। टू बैंक करोगे, रिवर्स एंट्री पास करोगे। स्पेसिफिक पर्पज से आपने उसको खर्च किया, जिस पर्पज से आपको पैसा रिसीव हुआ था, तो आप रिवर्स एंट्री पास करोगे, रिवर्स एंट्री। एक चीज और, ये सब नॉर्मली, बाकी तो सारे खर्चे, इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम आते जाते रहेंगे, तो वो नॉर्मल सारे बिजनेस में एक जैसी एंट्रियां होती है। मैं सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन और विड्रॉल की एंट्रियों पर फोकस कर रहा हूँ, और उसके साथ होने वाले एडजस्टमेंट की एंट्रियों पर फोकस कर रहा हूँ। एक चीज और है कि अगर आपको, जैसे कई बार क्या होता है ट्रस्ट में, आप अगर आपको इनकम और एक्सपेंस दोनों होते हैं ट्रस्ट में, तो अगर आपको इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए, तो उसे कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। अगर आपके पास इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंसेस कम हुए, तो ये कहलाता है सरप्लस। तो सरप्लस के केस में क्या होगा, ट्रस्ट के केस में पीएनएल अकाउंट नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सरप्लस जब भी होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। मान लो 1 लाख रुपए का आपको इनकम ज्यादा हुआ, एक्सपेंस है, और टू वो जाके जनरल फंड में जाके जुड़ जाएगा, जो आपने सामान्य फंड बना रखा होगा उसमें वो पैसा जाएगा। ये जनरल फंड मतलब जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करेगा ये 1 लाख रुपए से। ये पिक्चर कब बनेगी, जब सरप्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, सरप्लस। लेकिन कई बार उल्टी पिक्चर भी बन जाती है। उल्टी पिक्चर क्या होती है सर, कि एक्सपेंस ज्यादा हो गए और इनकम कम। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, इसे कहते हैं डेफिसिट।
जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है ना, वैसे ही ट्रस्ट के केस में या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। एक्सेस पैसा, इनकम ज्यादा, एक्सेस इनकम को हम सरप्लस कहते हैं, एक्सेस एक्सपेंसेस को हम डेफिसिट कहते हैं। रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी? जनरल फंड में से निकलेगा वो डेफिसिट का पैसा। जनरल फंड डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी डेफिसिट के केस में। ये आपकी ट्रस्ट की एंट्री है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, ट्रस्टी लोग कभी पैसा नहीं निकाल सकते बिजनेस से। विड्रॉल अलाउड नहीं है, कैपिटल विड्रॉल अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई खर्चा किया उन्होंने ट्रस्ट के बिहाफ पे, तो वो खर्चे का पैसा जरूर मांग सकते हैं। तो खर्चे का पैसा अगर मांगा जा रहा है ट्रस्टियों द्वारा, तो उसकी एंट्री क्या होगी साहब? उसकी एंट्री होगी, जैसे मैं यहां पर बता दूं, इसे कहते हैं एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब जो खर्चा ट्रस्ट को करना था उसकी जगह पर आपने कर दिया, आप ट्रस्टी हो, तो आप वापस ट्रस्ट से वो पैसा जब लोगे तो ट्रस्ट उसकी एंट्री कैसे करेगी? ट्रस्ट ने पहले एंट्री की होगी, वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आपके नाम से एंट्री चढ़ाई होगी। अब वो जब आपको पेमेंट करेगी तब एंट्री क्या करेगी? आपका नाम डेबिट करेगी। ट्रस्टी रीइंबर्समेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं साथ में, ताकि ये पता रहे कि ये ट्रस्टी को दिया है पैसा। खर्चे के लिए कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट से पैसा निकाल रहा है तो ट्रस्टी रीइंबर्समेंट टू बैंक एंट्री होने वाली। ओके, ये सारी की सारी एंट्रियां कौन करता है? ट्रस्ट करता है। एक लास्ट केस, छोटा सा केस और है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, तो हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन समझ में आ रही होगी और आप इससे काफी कुछ सीख रहे होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेचर होता है जहां पर कुछ लोग मिलकर उसमें कैपिटल लगाकर उसको, उस बिजनेस को, एक तरह से उस वर्क को चालू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। केस नंबर 5, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे आप कैपिटल की एंट्रियों को हैंडल करेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले मेंबर होते हैं इसमें, आप ये भी ध्यान देना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? मेंबर होते हैं, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ये मेंबर्स कहलाते हैं। मेंबर्स क्या लगाते हैं? पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। तो मेंबर शेयर कैपिटल वर्ड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? मेंबर शेयर कैपिटल वर्ड कहते हैं। तो जब भी ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तब क्या एंट्री करेंगे? जैसे मान लो आज 4 जनों ने मिलकर कोई पूंजी लगाई 10 लाख रुपए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो जो मेंबर्स होंगे, जैसे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, वैसे की वैसी, जैसे आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखी, डी इज कैपिटल, 2.5 लाख इसने लगाया, ये एंट्री होगी। ये पहली एंट्री जो कि नॉर्मली वैसी दिख रही है आपको जैसे पार्टनरशिप में दिखती है। कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा तो भी ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर लगा रहा है एडिशनल कैपिटल। कैपिटल विड्रॉल की एंट्री जब भी, देखिए हमने अभी शुरू में ये पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप ड्राइंग नहीं कर सकते, लेकिन कैपिटल विड्रॉल तो कर सकते हैं। जब आप सोसाइटी छोड़ रहे हैं तो कैपिटल
अपनी लेके तो निकल सकते हैं, तो कैपिटल विड्रोल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ड्रॉइंग से वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप सोसाइटी को छोड़ेंगे, आप अपना हिस्सा लेके निकलेंगे, तब रिवर्स एंट्री हो जाने वाली है। ठीक है, जैसे ए निकल रहा है तो एस कैपिटल डेबिट हो जाएगी। आप शेयर कैपिटल वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एस शेयर कैपिटल। ठीक है, या एज मेंबर कैपिटल भी वर्ड यूज कर सकते हो टू बैंक। अब मान लो वो निकला फर्म से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने 2.5 लाख लेके निकला, तो ये 2.5 लाख से आप ये एंट्री कर सकते हैं। एक चीज और बताता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपना हिस्सा ट्रांसफर कर लेता है, जैसे ये सी डी को हिस्सा ट्रांसफर कर देता है और सी बाहर निकलता है, सी बोलता है कि भाई मेरा हिस्सा डी को जोड़ देना, तो ऐसे केस में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करती है सोसाइटी। वो उन दोनों के बीच का आपस का मैटर होता है। मेंबर्स आपस में अपने हिस्से क्या करें, एक दूसरे को ट्रांसफर करें, तो उस केस में सोसाइटी की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, खाली सोसाइटी रजिस्टर में मेंबर के नाम बदल दिए जाते हैं, बाकी कोई एंट्री इसमें कभी नहीं होती है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, वो प्रॉफिट भी आप समझिए उसी तरह से ट्रीट करना है। जैसे मैं बताता हूं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या नियम होता है सोसाइटी में, कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूल होता है। जैसे मान लो सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का 25% आपको रिजर्व में रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 25% आपको, जितना भी प्रॉफिट कमाओगे तो उसका 25% आपको क्या करना है, रिजर्व में रखना है, बचा के रखना है, वो बांट नहीं सकते आप। 10% आपको बांटना है डिविडेंड के रूप में, और रेस्ट ऑफ द 25 और 10 कितना हुआ, 35, और बाकी का 65% आपको जनरल फंड में ट्रांसफर करना है। तो ऐसे केस में एंट्री कैसे करोगे आप, ऐसे केस में आपकी एंट्री क्या होने वाली है, आप ध्यान से देखिए। ये नियम है, मान लो, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, मान लो प्रॉफिट निकल कर आया 10 लाख रुपए, 10 लाख में से 25% रिजर्व फंड में चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपने रिजर्व फंड बना रखे होंगे, आप उसमें डाल दोगे 25%, यानी 2.5 लाख रुपए। 10 लाख में से 10% डिविडेंड के रूप में आप प्रपोज करोगे, तो आप यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट कर दोगे। 1 लाख रुपए आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे दोगे, और 65% आप जनरल फंड में ट्रांसफर करोगे, तो 65% से आपका जनरल फंड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 6.5 लाख रुपए। ये एंट्री करता है सोसाइटी तब जब प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करता है। और अब ये जो अपने मेंबर्स को जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, डिविडेंड का जब पेमेंट होगा, तब क्या एंट्री पास करेंगे, तब जो प्रपोज डिविडेंड है उसको डेबिट किया जाएगा। जैसे 1 लाख रुपए आपने प्रपोज करके रखा हुआ था, और ये जब आप पेमेंट करोगे तो टू बैंक कर दोगे। ये सोसाइटी में एंट्रीज इस तरह से चलेगी। अच्छा, इसमें एक और लास्ट एंट्री में बताना चाहूंगा आपको। कोई नया मेंबर आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, और उसको एंटर करने के लिए आप कोई एंट्रेंस फीस ले रहे हो, तो आप उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस एंट्री कर सकते हो। नए मेंबर के केस में एंट्रेंस फीस वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप कोई एंट्रेंस फीस ले रहे हो, तो आप बकायदा ये वर्ड यूज कर सकते हो, एंट्रेंस फीस, इसको अपनी इनकम दिखा सकते हो।
अगर आप अपने जनरल रिजर्व को, जनरल फंड जो आपने बनाया है, उस जनरल फंड को यूटिलाइज कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी साहब या बिल्डिंग बनवाई, तो आपने वो बिल्डिंग का पैसा जो भी गया होगा, कहाँ से गया होगा? आपके पास जो जनरल फंड पड़ा होगा वहीं से गया होगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल फंड उस केस में डेबिट हो जाना है, और आपने जो खर्चा किया होगा उस केस में आपका टू बैंक वगैरह ये हो जाना है। याद रखना, ये जब आप उसको यूटिलाइज करोगे उस पैसे, तब ये एंट्री है। अब आप देखिए, इस पूरी की पूरी वीडियो में हमने 5 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल से संबंधित सारी की सारी ट्रांजैक्शन को देखा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हर एक एंट्रीज को देखा, देखिए आप। पार्टनरशिप बिजनेस सारी ट्रांजैक्शन को देखा। कंपनी सारे केसेस को देखा। ट्रस्ट हर केस को देखा। कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे केसेस को देखा। सो मेरे को इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा आप कि क्या आपने कैपिटल अकाउंट को इतना डिटेल में कभी पढ़ा था। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की इंटरेक्टिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनने के लिए कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, और इंतजार करिए एक नए वीडियो का। थैंक यू सो मच।